हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 के राजा, किसान और नगर यानी कि आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। इस तरह से ऑप्शन आ गया आपका क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धम्महामात्रो को किसने नियुक्त किया था। दोस्तों, इसको नियुक्त करने वाले व्यक्ति अशोक थे। ऑप्शन आ गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिका किसकी रचना है। दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। सो ऑप्शन आ गया आपका ख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से महिला संत थी। इनमें से आपको महिला संत का नाम बताना है। दोस्तों, इनमें सभी नाम जो देख रहे हैं आप, महिला संत का ही नाम है। मीरा, अंडाल और कराइकल, यानी कि इनमें से सभी का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। सो ऑप्शन आ गया आपका ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक या फिर प्रथम शासक कौन था। दोस्तों, इसमें आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त थे। इस तरह से आपका ऑप्शन आ चुका है क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। दोस्तों, इसमें से आपको बताना है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। हम सभी जानते हैं कि लक्षणाध्यक्ष जो थे इनके प्रधान थे। ऑप्शन आ गया आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश भेजा था। दोस्तों, इसमें आपको बताना है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था। इसको भेजा था सिंहल द्वीप या फिर श्रीलंका। सो ऑप्शन आ गया आपका घ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक वंश किस वंश का शासक था। दोस्तों, इसमें आपको बस बताना है अशोक वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक किस वंश का शासक था। इसमें अशोक के बारे में बताना है वो किस वंश का शासक था। हम सभी जानते हैं कि अशोक मौर्य वंश के शासक थे। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था। इसका वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया था, यानी कि 13वें शिलालेख में। ऑप्शन आ गया आपका घ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। सो ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका आ गया ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि इसको ब्रिटेन में प्रचलित नहीं किया गया था। ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आपको बताना है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने
किस नदी पर की थी? यहाँ पर होगा की थी। सो इन्होंने पुनपुन नदी पर की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? दोस्तों, इसका प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था मगध में। सबसे पहले मगध में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताम्रलिप्ति ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित कहाँ है? आपको यहाँ पे बताना है ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। दोस्तों, ये बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इसमें आपको बताना है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। दोस्तों, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरि सेन है। सो ऑप्शन हो गया आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? यहाँ पे आपको बताना है अपने स्वयं के खर्च से यानी कि खुद के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? कौन से शासक ने? ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रुद्र दामन। ठीक है, रुद्र दामन। ऑप्शन हो गया आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसमें बताना है आपको अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य। सो ऑप्शन हो गया आपका घ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसमें आपको बताना है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? दोस्तों, ये जो है विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? आपको इसमें बताना है वेदों की संख्या कितनी है। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? दोस्तों, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व किया गया था। 78 ईसा पूर्व किया गया था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माल विक्राग्नि मित्र किसकी रचना है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है माल विक्राग्नि मित्र किसकी रचना है। सो हम सभी जानते हैं कि इसका रचनाकार जो है कालिदास जी है। ऑप्शन हो गया आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसको नियुक्त करने वाले व्यक्ति अशोक थे। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो ये थे हर्यंक वंश के काल में। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका उदयन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? दोस्तों, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो हुआ था गंगा सोन और पुनपुन पे हुआ था। गंगा गंगा सोन और पुनपुन पे किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय मिलती है? ये जो है मौर्य वंश के विषय मिलती है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राक के मौर्य काल की। ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? दोस्तों वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा गया है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। अगला क्वेश्चन है आपका, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसमें बताना है आपको जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आ गया है आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। आपको इसमें बताना है पंच चिन्ह वाले सिक्के कौन चीज से बने हुए थे। तो ये जो बने हुए थे, चांदी के भी बने हुए थे और सोने के भी बने हुए थे। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका घ, यानी कि क और ख दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ठीक है, इसमें आपको बताना है 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था। दोस्तों इसका ऑप्शन मिस्टेक है, सभी ऑप्शन मिस्टेक दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मगध। ठीक है, मगध इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? इसमें आपको बताना है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी। दोस्तों इसकी सबसे छोटी इकाई कुर्मक था, कुर्मक। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है राज तरंगिणी किसने लिखा था। दोस्तों राज तरंगिणी जो है वो कल्हण ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? इसमें आपको महाजनपदों की संख्या बताना है किसके अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार। ठीक है, तो इसकी संख्या 16 है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें आपको बताना है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका स्थापना बिंबिसार ने किया था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल यानी कि टारगेट स्टडी क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए और ख्याल रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? इसमें आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था। दोस्तों ये इसका शासनकाल जो था 223 से 298 ईसा पूर्व था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ठीक है, तो विक्रमादित्य की उपाधि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इस तरह से आपका ऑप्शन आ चुका है ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभिलेखों की निम्नलिखित में कौन सीमा नहीं है? इसमें आपको बताना है अभिलेखों की क्या क्या सीमा है, उसको अलग करके क्या नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 तो होता ही होगा, चौथा नहीं होता होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कुछ अभिलेखों के अक्षर हल्के होते हैं, बात तो सही है। कुछ अभिलेख के अक्षर लुप्त हो गए हैं, सही बात है। अभिलेख के तथ्य का अर्थ निकालना कठिन है, यानी कि अभी उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन आ चुका है क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं? दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के मिले हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो इसका अर्थ निकाला था 1838 ईस्वी में। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आहत सिक्कों को किसने जारी किया? दोस्तों, राजाओं ने भी जारी किया था, व्यापारियों ने भी जारी किया था और नागरिकों ने भी जारी किया था। इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा सभी। इसका मतलब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, उपरोक्त सभी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तरी कृष्ण का मार्जित पात्र के साथ क्या नहीं मिला है? दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के साथ क्या नहीं मिला है? हम सभी जानते हैं कि इसमें मोबाइल नहीं मिला था। इसका मतलब सोने की वस्तुएं भी मिला होगा, चांदी की वस्तुएं भी मिली होगी, उसके बाद उपकरण भी मिला होगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रभावती गुप्त कौन थी? इसमें आपको बताना है प्रभावती गुप्त कौन थी। दोस्तों, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इस तरह से ऑप्शन आ गया है आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा के आतंक से तंग आकर लोग क्या करते थे? इसमें आपको बताना है राजा के आतंक से तंग आकर लोग क्या करते थे। ठीक है। सो राजा के आतंक से लोग तंग आकर घर को छोड़कर जंगल में भाग जाते थे। ऑप्शन आ जाएगा आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सामंतों से संबंधित नहीं था? इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राजाओं से वेतन लेते थे। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए क्या किया? इसमें आपको बताना है अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए क्या किया था। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, अशोक ने साम्राज्य को अखंड करने के लिए उसने धम्म का प्रचार किया था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में एक ऐसे क्षेत्र का नाम बताइए जहां राज्य और नगर सघन रूप से बसे थे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पूर्वी भारत में नगर सघन रूप से बसे हुए थे। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना होता है। इस तरह से ऑप्शन आपका आ चुका है घ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको बताना है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि अमरावती आंध्र प्रदेश में है। सो ऑप्शन हो गया आपका ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन किया गया है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है? दोस्तों, समुद्रगुप्त का वर्णन है। किसका? समुद्रगुप्त का। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? दोस्तों, जातक का अंकन है। सो ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आ गया आपका क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, पद्मावत के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। सो ऑप्शन आ चुका है आपका ख।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अलवार किस भगवान की पूजा करते थे? दोस्तों अलवार जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, सो ऑप्शन आ गया आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धर्म के वाह आडंबर की किस संत ने सबसे सर्वाधिक आलोचना की है? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों धर्म के वाह आडंबर की सबसे सर्वाधिक आलोचना जो किया था, वो किया था नानक जी ने। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों 7वीं शताब्दी में चीन से आए हुए व्यक्ति का जो नाम है वो है वेनसांग। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य कलिंग राज्य स्थित था? आपको बताना है मौर्य कलिंग राज्य स्थित कहाँ पे है। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। ये है अभी वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। ठीक है, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में मिली है? यानी कि सम्राट अशोक जो अभिलेख लिखे थे, अधिकांश किस लिपि में वो है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों दोस्तों इसको समुद्रगुप्त ने करवाया था। क्या होगा? समुद्रगुप्त ने करवाया था। सो ऑप्शन आ जाएगा आपका घ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आपसे पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों इसकी राजधानी राजगिरी में थी, राजगिरी। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता था? यानी कि सम्राट अशोक जितने भी लेख लिखते थे उसको पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो ये श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेस को दिया गया था। सो ऑप्शन आ गया आपका को। अगला प्रश्न है आपका, मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा था। ये जो हुआ था कुषाण वंश में हुआ था। क्या? कुषाण वंश में हुआ था। ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? क्या पूछा जा रहा है आपसे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? दोस्तों यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो था नेपोलियन। तो ये ऑप्शन आ गया है आपका ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो थी समुद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, समुद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। आपको बताना है अशोक ने जितने अभिलेख लिखे हैं वो भाषा का अंश क्या है आपका, वो भाषा का जो अंश है आपका वो है प्राकृत भाषा, प्राकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थी? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थे। दोस्तों इसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। कितने? 6 लाख। सो ऑप्शन हो गया आपका वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है ना,
यानी कि रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय क्या है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो था कुषाणों को श्रेय जाता है इसका। किसको? कुषाणों को श्रेय जाता है। सो ऑप्शन आ गया आपका ग। अगला प्रश्न है आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये सांची का जो स्तूप है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन आ गया आपका ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापत्य कला का संबंध किससे है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है भवन निर्माण से संबंधित है। भवन निर्माण से संबंधित है। सो ऑप्शन आ गया आपका ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? यानी कि सांची का स्तूप का जो निर्माण हुआ था सबसे पहले किस काल में हुआ था, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। सो ये किया गया था सबसे पहले, ये हुआ था सबसे पहले अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक के काल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? क्या पूछा जा रहा है आपसे? गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? दोस्तों ये जो थी यूनानी कला से प्रभावित थी। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? इसमें जो था न्यायिक अधिकारी राजुक था। कौन? राजुक। ऑप्शन हो गया आपका क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पन किस धातु का सिक्का था? क्या पूछा जा रहा है आपसे? पन किस धातु का सिक्का था? तो ये था चांदी का सिक्का। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? ये दोस्तों जारी किए थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। सो ऑप्शन हो गया आपका घ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन हो गया आपका क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? यानी कि कौटिल्य ने कौन से चीजों की रचना की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। सो ऑप्शन हो गया आपका ग। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसमें आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। सो ऑप्शन हो गया आपका ख। इस तरह से आपका सभी का सभी प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, यानी कि टारगेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें आगे वीडियो बनाने का मौका भी दे। और यदि आप अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो हम लोग आगे वीडियो को इस तरह से बनाते रहेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को करते रहिए।